धीरे धीरे मल्लिका का मन अनूप के प्रति एक अजीब लिजलिजे एहसास से भरता चला गया था। उस अनूप के प्रति जिसे कुछ ही दिनों में उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मान लिया था। सचमुच अनूप ने क्या कुछ नहीं दिया था उसे। खूबसूरत बंगला, कारें, घर में टीवी, फ्रिज और जितनी भी ऐशो आराम की चीजें हो सकती थी, सब कुछ। उसे तो ये भी छूट थी कि जब जी चाहे अपनी इच्छा के अनुसार वह कोई भी चीज कभी भी खरीद सकती थी। सिर्फ लॉकर से पैसे निकालने की देरी थी और तत्काल लॉकर में जरूरत भर पैसे उपलब्ध ना हो तो क्रेडिट कार्ड तो था ही। किसी भी औरत को आखिर इससे अधिक चाहिए भी क्या था। लेकिन मल्लिका ने तो ऐसी जिंदगी की भी कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह तो अपने पति के साथ उस हवा में उड़ान भरना चाहती थी जिसमें दुनिया भर के सारे सुगंधित फूलों की खुशबू का समावेश हो, जहां यदि भूखा भी रहना पड़े तो भी सांसों में भरी खुशबू से मन इस कदर भरा रहे कि भूख का एहसास ही ना हो। अनूप से जब शादी तय हो गई तब वह कितना फूट फूट कर रोई थी, तो रह रहकर अमर टीस बनकर उसके अंतस को बेचैन करता रहता था। सच पूछे तो अमर के पास उसके लिए वह सारा कुछ था जिसकी आकांक्षा उसने पाल रखी थी, और अगर कुछ नहीं था तो वह सारा कुछ जो अनूप के पास था, यानी अमीरी भरा जीवन जीने का सामान। अमर कॉलेज का सबसे मेधावी छात्र था। देखने में औसत सौंदर्य के अमर का पहनावा भी साधारण ही था, किंतु उसके पास जो सबसे बड़ी पूंजी थी वह थी उसका प्रेम से लबालब भरा हृदय और स्वाभिमान। ऐसा कि अपने स्वाभिमान की कीमत पर यदि जरूरी हो तो मौत को भी गले लगा ले। कई बार आवाब के क्षणों में मल्लिका ने उसकी मदद करने की भी कोशिश की थी, मगर उल्टा मल्लिका को ही वह खरी खोटी सुना गया था। क्या समझती हो तुम खुद को? अगर इतनी ही दौलत है तुम्हारे पास तो जाओ वातावरण में पसरी पूरी हवा को खरीद कर ला दो मेरे लिए। मैंने बड़े बड़े रईसों के बारे में सुना है कि जमाने भर की दौलत उनके पास थी, फिर भी अपने लिए कतरा भर सांस का जुगाड़ नहीं कर पाए वे। कान खोल कर सुन लो मल्लिका, यह सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर यह भी उतना ही सच है कि मेरा प्यार कभी भी तुम्हारी दौलत का मोहताज नहीं हो सकता। आज मल्लिका के पास दौलत का अंबार था, मगर नहीं था तो अमर जैसा साथी, जिसके बल पर वह अपने जीवन के उन सारे एहसासों को अपने जहन में समेट सकती थी जिसके लिए आज उसका एक एक पल लालायित था। उसके पिता ने जब अनूप से उसकी शादी की बात चलाई थी तब हठात वह तय नहीं कर पाई थी कि ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए। हाँ, मन में अमर का प्यार समुद्र की लहरों की तरह हिलोरे जरूर मार रहा था। इसी बुनियाद पर अपने भीतर पूरी शक्ति समेटकर उसने तय किया था कि अपनी यह नई समस्या वह अमर के सामने रखेगी, इस पूरे भरोसे के साथ कि उसका अमर उसे इस समस्या से जरूर छुटकारा दिला देगा। मल्लिका यह भी जानती थी कि उसके पापा को अपने अमीर होने का जबरदस्त गुमान है और गरीबों के प्रति उनकी संवेदना पूरी तरह शून्य है। कई बार बातों बातों में वह कह भी चुके थे, भाई यह गरीब लोग ठीक मदारी के हाथों में नाचने वाले बंदर की तरह होते हैं, बस थोड़े सिक्के उछाल दो फिर जैसा चाहो नचवा लो। मल्लिका के उस भरोसे को तब जबरदस्त झटका लगा था जब अमर ने ऐन वक्त पर यह कहकर पासा पलट दिया था, नहीं मल्लिका, अभी तो मैं बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं हूँ कि अपना घर बसा पाऊँ। मेरी सबसे पहली जरूरत तो अपनी पढ़ाई पूरी करना है, फिर कोई नौकरी, उसके बाद ही मैं अपने आगे के जीवन के बारे में कोई फैसला ले सकता हूँ। मल्लिका का जी तो चाह रहा था कि सामने खड़े अमर का कॉलर पकड़कर पूछे कि फिर मेरे साथ जो तुमने वादे किए थे वे महज दिल लगी थे तुम्हारे लिए, पर वह ऐसा नहीं कर सकी। वह तो भरोसा टूटने की पीड़ा से इस कदर आती कि कुछ कहने का साहस ही उसमें नहीं बचा था। वह कुछ पल खामोश आंखों से अमर को देखती रही, फिर तेजी से भागती हुई सामने खड़ी टैक्सी में जा बैठी थी। अनूप के साथ विवाह के लिए मल्लिका ने मूक सहमति दे दी। उसे औरत की उस नियति को स्वीकार करना पड़ा था जिसके बारे में कहावत प्रचलित है कि औरत तो गाय होती है, उसे जिस खूंटे से चाहो बांध दो। अनूप की होकर मल्लिका उसके साथ विदा हो गई, और जब कुछ दिनों तक उसने पति को पूरी तरह अपने मन के मुताबिक महसूस किया तो उसे लगा था कि अनूप की पत्नी बनकर उसने कोई भूल नहीं की थी।
उन कुछ दिनों तक तो अनूप 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ मल्लिका के सुपुर्द रहता था। मल्लिका अगर कह देती कि वह आकाश से तारे तोड़कर लाए तो शायद हाथ तारों की ओर करके सारी उम्र उछलता ही रह जाता। उन चंद दिनों में अनूप ने मल्लिका को निहाल करके रख दिया था। अब तो जागती आंखों का सपना हो या बंद आंखों का सपना, जिस अमर को वह 24 घंटे अपनी धड़कनों के लिए फिरा करती थी, उसकी परछाई तक कहीं नजर नहीं आती। उसे वह सारा सुख और वे सारी खुशियां उसके जीवन में जैसे किसी मेहमान की तरह आई थीं। काश उन लम्हों को अपने संपूर्ण जीवन के लिए मल्लिका संजो कर रख पाती, पर नहीं, मेहमान तो मेहमान ही होते हैं, कुछ दिनों के लिए घर की रौनक, उसके बाद मेले के उजड़ जाने की स्थिति। सचमुच अनूप के जीवन में ऐसे गुम हुआ जैसे मुंडेर पर बैठा कोई पक्षी, गाए बगाए मन हुआ तो आकर मुंडेर पर चहचहा जाए, और मन नहीं हुआ तो उसका दर्शन भी दुर्लभ। अनूप अपने कारोबार में इस तरह जुट गया कि उसे अपने घर या मल्लिका की कोई सुध नहीं रही। हाँ, उसने इतना इंतजाम जरूर किया था कि मल्लिका यदि आधी रात को भी किसी वस्तु की इच्छा जाहिर करे तो वह वस्तु उसके सामने उपस्थित हो जाए। लेकिन एक औरत के जीवन में जो स्थान पुरुष का होता है, वह दुनिया जहान के भौतिक साधन पूरा नहीं कर सकते। दरअसल शादी के पहले मल्लिका को इस बात की जानकारी थी कि अनूप व्यवसाय जगत का बादशाह है और वह मुकाम उसकी दिन रात की मेहनत का नतीजा था। आज वह एक ऐसे खिलौने की फैक्ट्री का मालिक है जिसकी पहचान देश भर में है। सैकड़ों मजदूर और कर्मचारी उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं। शादी के बाद एक दिन मल्लिका को अपनी बाहों में भरकर अनूप ने कहा था, डार्लिंग, शादी के बाद मैं तुम्हें कोई खास तोहफा नहीं दे पाया, बस एक नई फैक्ट्री का छोटा सा उपहार तुम्हें दे रहा हूँ, जिसका नाम मैंने मल्लिका इंटरप्राइजेज रखा है। अपने नाम से फैक्ट्री खोले जाने की बात अनूप के मुंह से सुनकर एक वर्गी किलक भरे शब्दों से बोल पड़ी थी, सच, इतना बड़ा तोहफा? ओह अनूप, आई कांट बिलीव इट। ठीक है, कल हम साइट पर चल रहे हैं, जब अपनी आंखों से देख लोगी तब तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा ना। उन दिनों उसे जो फैक्ट्री या अन्य तरह के तोहफे अनूप से प्राप्त होते थे, तत्काल तो रोमांचित करने के लिए काफी हुआ करते थे, लेकिन साल 2 साल बीतते बीतते ही उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जितने भी भौतिक सुखों से सराबोर तोहफे उसे अनूप से प्राप्त हुए थे, सभी बस एक इंद्रजाल की भूमिका में थे। अब अनूप अपने कारोबार के सिलसिले में जब भी घर से बाहर निकलता तो कब दोबारा लौट कर आएगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। कभी कभी तो बगैर बताए ही वह कई कई दिनों तक घर से गायब रहता था, जैसे उसके लिए मल्लिका महज घर में सजाई जाने वाली खूबसूरत सी गुड़िया जितनी ही हैसियत रखती हो कि जब चाहा जिस तरह दिल चाहा उससे खेल लिया, फिर घर में सजा कर निश्चित हो गए। कई बार खिन्न मन से मल्लिका ने कहा भी, अनूप, आखिर आप जिस दौलत को कमाने के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं वह किसके लिए? मुझे कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपकी जरूरत है सुकून की जिंदगी जीने के लिए। जरूरी तो नहीं कि इंसान दुनिया भर की दौलत जमा करने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे भागता फिरे। अनूप धैर्य से मल्लिका की बातों को सुनता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, देखो मल्लिका, आज का युग प्रतियोगिता का है और इसमें आगे बढ़ने के लिए भागदौड़ तो करनी ही पड़ती है। तुम समझती क्यों नहीं कि 2 रोटी, तन ढकने के लिए कपड़े और सिर छिपाने के लिए छप्पर तो एक भिखारी को भी नसीब हो जाता है। तुम क्या यही चाहती हो कि हमारा जीवन भी उन भिखारियों जैसा हो? अरे मैं तो इतनी ऊंचाई तक पहुंचना चाहता हूँ जहाँ से हाथ बढ़ाकर तारों को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लूं, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अपनी बीवी और घर गृहस्थी से भी दूर हो जाएं। बीवी, घर गृहस्थी? अरे बीवी तुम नहीं तो कोई और भी हो सकती थी, और फिर पत्नी होती ही क्या है? पति को दे सुख देने वाली एक वस्तु ही ना। वह जब भी मुझे फुर्सत होती है तुम उपलब्ध करा ही देती हो। बदले में जितना तुम्हें मिलना चाहिए उससे कहीं अधिक तो दे ही रखा है मैंने तुम्हें। इतना सुनना था कि मल्लिका के बदन में जैसे आग लग गई। वह फुफकारती हुई बोली, तो तुम्हारी नजर में पत्नी और रखेल में कोई अंतर नहीं? अचानक अनूप का लहजा बदल गया। अब तुम तो बेवजह बात को तूल दे रही हो। देखो, मैं मर्द हूँ और मर्दों के लिए घर परिवार से अलग भी एक दुनिया होती है जिसमें उसकी अपनी समझ और सोच तथा समाज में कैसे वह अधिक से अधिक तरक्की कर सके, इसकी चिंता होती है। खैर, यह सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी।
अभी मेरे पास 5 घंटे का समय है। आओ इन सब बातों को भूलकर हम समय का सदुपयोग लें। मल्लिका ने घड़ी की ओर देखा था। रात के 10 बज रहे थे। अभी घंटा भर पहले तो अनूप आया था और सुबह 5 बजे की फ्लाइट से उसे वापस भी जाना था। उसने अनूप से पूछा था, तो आ कब रहे हो? डार्लिंग, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मेरे बारे में कुछ जानती ही नहीं हो। अनूप मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानती तो हो ही कि ना कहीं मेरा जाना निश्चित होता है और ना ही लौटना। इसके बाद अनूप अपनी लिजलिजी मर्दानगी से मल्लिका को परिचित कराने की कोशिश करता रहा। फिर उसने बिस्तर पर जो खर्राटे लेने शुरू किए तो सुबह के 4 बजे ही अलार्म की आवाज़ पर अलसाए ढंग से उठ पाया था। आज के हालात देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मल्लिका को अब उसकी कल्पना तक से कितनी नफरत होने लगी थी। शुरू शुरू में तो अनूप ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह मल्लिका के लिए महज एक पति की औपचारिकता भर बनकर रह गया था। कई बार मल्लिका के मन में यही आता था कि वह घर छोड़कर ही भाग जाए, पर जाए भी तो कहाँ? औरत के लिए तो 2 ही जगह होती हैं, या तो मायका या फिर ससुराल। रही बात मायके की तो वहाँ भी वह चंद दिन ही रह सकती थी। ऐसे में नियति तो उसकी ससुराल से ही जुड़ी होती है। उस दिन मल्लिका अपनी कार से शॉपिंग के लिए बाजार की ओर जा रही थी कि तभी सड़क के किनारे टैक्सी से उतर रहे अमर पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ पल के लिए तो वह अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाई थी कि वह उसका वही अमर है जिसके साथ कभी कितने तरह के सपने उसने संजोए थे। कार रोककर मल्लिका अमर को आवाज़ लगाती हुई उसकी ओर चल दी। उधर अपने नाम के संबोधन के साथ ही अमर चौंक कर मल्लिका की ओर देखने लगा। इसके साथ ही उसके होठों से निकला, अरे मल्लिका तुम? फिर तो दोनों आमने सामने खड़े कुछ पल तक निशब्द एक दूसरे को आश्चर्य से देखते ही रह गए। आखिर चुप्पी मल्लिका ने ही तोड़ी थी। अमर भाई वाह, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। लगता है कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई है तुम्हारी। हाँ यही समझ लो, अमर बोला। दरअसल सेल टैक्स ऑफिसर के पद पर यहाँ मेरी नौकरी लग गई है। अभी 1 सप्ताह ही तो हुआ है ज्वाइन किए। आई सी, तो रहना सहना कहाँ हो रहा है? अभी तो बस फुटपाती हूँ, एक होटल में शरण ले रखी है और किसी किराए के मकान की खोज में हूँ। लो, इस शहर में मेरे रहते हुए तुम किराए के मकान में रहोगे? चलो आओ मेरी गाड़ी में बैठो। अभी अभी तो मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। वैसे पता बता दो, मैं शाम तक किसी वक्त आ जाऊँगा। वेल, मैं इंतज़ार करूँगी। हाँ, यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। गेट पर दरबान को दिखा देना, वह तुम्हें मेरे पास ले आएगा। शाम को ऑफिस से निकलकर अमर सीधे मल्लिका के बंगले पर पहुंच गया। उसे खाली हाथ आया देख मल्लिका शिकायती लहजे में बोल पड़ी, यह क्या? और तुम्हारा सामान? सामान क्या, एक ब्रीफकेस है, होटल में पड़ा है। मैंने तो तुम्हारे रहने का यहाँ इंतज़ाम कर दिया है, चाहो तो देख लो। और इसी के साथ अमर का हाथ पकड़कर वह खींचती हुई उसे आउट हाउस में ले गई। अंदर प्रवेश करने के साथ ही अमर भौचक रह गया। बस कहने को ही वह आउट हाउस था, वरना तो एक पूरे परिवार की सारी सुविधाओं में लैस था। उसे देखकर अमर बोला था, सॉरी मल्लिका, इसका किराया तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी मैं अकेली जान हूँ, इतने बड़े फ्लैट की मुझे क्या ज़रूरत है? खैर बताओ, चाय पिला रही हो या? अमर की बात बीच में ही काट कर मल्लिका ने अपने ड्राइवर सुलेमान को बुलाया और बोली, साहब को लेकर इनके होटल जाओ और इनका सामान लेकर फौरन वापस आओ। इसके बाद अमर की ओर मुड़कर मल्लिका बोली, मैं तुम्हें चाय भी पिलाऊंगी और नाश्ता भी कराऊंगी और खाना भी, लेकिन पहले तुम सुलेमान के साथ जाकर अपना सामान ले आओ। रही बात किराए की तो मैंने तुमसे उतना ही चार्ज करूंगी जितना तुम अफोर्ड कर सको। मल्लिका के आलीशान ड्राइंग रूम में दोनों आमने सामने बैठे चाय पी रहे थे। तभी मल्लिका बोल पड़ी, अमर तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारी अकेली जान के लिए आउट हाउस बहुत बड़ा है। अब यह बताओ कि मेरे इस बंगले के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं कुछ समझा नहीं, अमर बोला। अरे बुद्धू, मैं जब इतने बड़े बंगले में औरत होकर अकेली रह सकती हूँ, फिर तुम इस आउट हाउस में कैसे नहीं रह सकते? क्या कहा? तुम और अकेली? और तुम्हारे पति, वह भी तो रहते होंगे यहाँ? हाँ, मगर किसी मेहमान की तरह। खैर तुम चाय पियो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। रही बात किराए की तो जब मुझे पैसे की ज़रूरत होगी ले लूँगी। इसके बाद देर तक दोनों आपस में बातें हंसी टिटोली करते रहे थे।
रात का भोजन भी दोनों ने साथ ही किया था। खाने के बाद भी वे एक दूसरे से बीते दिनों की बातें करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता जब दोनों की ही आंखों में नींद की खुमारी उतरने लगी तो मल्लिका उठकर अपने बंगले में चली गई। फिर तो यह सिलसिला रोज का दिनचर्या ही हो गया, पर मल्लिका के मन में हर क्षण यह संशय भी बना रहता कि अनूप को पता चलेगा तो पता नहीं उनकी क्या प्रतिक्रिया हो। एक सप्ताह बाद अनूप लौट कर आया तो मल्लिका ने डरते डरते अमर के बारे में बताया। तब अनूप चहक कर बोला, चलो अच्छा हुआ, अब तो तुम्हें यह शिकायत नहीं रहेगी कि तुमसे कोई बातचीत करने वाला नहीं है। मैं भी अब निश्चिंत होकर अपना काम कर सकूंगा। यह चिंता तो नहीं रहेगी कि घर में अकेली तुम असुरक्षित हो। अनूप की टिप्पणी पर मल्लिका हैरान रह गई थी। वह समझ नहीं पाई कि उसका पति आखिर किस मिट्टी का बना है। अनूप को इस बात की भी फिक्र नहीं कि अपनी पत्नी को वह किसी गैर मर्द के सुपुर्द करके चहक रहा है। अभी मल्लिका इसी सोच में उलझी थी कि अनूप बोल पड़ा था, अरे भाई, अपने दोस्त से मिलवाओ तो सही। क्या इस समय? तो क्या हुआ, 10:30 ही तो बजे है ना। अनूप बोला, अरे भाई, हम मर्दों के लिए तो यही समय होता है कुछ सोचने कुछ करने का। अच्छा, तुम रहने दो, मैं ही जाकर तुम्हारे दोस्त को बुला लाता हूँ। अनूप जब लौटा तो अमर उसके साथ था। आते ही बड़े उल्लास भरे शब्दों में मल्लिका से अनूप बोला, लो भाई, आ गए तुम्हारे अमर साहब, अब जल्दी से कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मगर मल्लिका अपनी जगह ज्यों के त्यों खड़ी रह गई थी। क्यों, क्या सोचने लगी? अरे, आज हमें अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करने दो, और सेलिब्रेशन के लिए शराब से अच्छा साथी और क्या हो सकता है। क्यों अमर साहब? पर अमर तो शराब पीता ही नहीं है। अमर के बोलने से पहले ही मल्लिका बोल पड़ी, क्या शराब नहीं पीते? और जोर का ठाका लगाया था अनूप ने। फिर बोला, चलिए कोई बात नहीं, इनके लिए गर्म दूध और मेरे लिए। मल्लिका बगैर कोई हस्तक्षेप किए वहां से हट गई, और जब दोबारा वहां आई तो विस्की की ट्रे के साथ। उसका मन धड़क रहा था कि पता नहीं शराब पीने के बाद अनूप अमर के साथ कैसा सलूक करें। इसलिए एहतियातन वह भी वहीं बैठ गई थी। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जैसे जैसे शराब घूंट के रूप में हलक से नीचे उतरी, वैसे वैसे अनूप की जबान मीठी होती चली गई। पहले उसने अमर का पूरे परिचय लिया था, फिर अंतिम पैक के साथ अपना दोस्त मान लिया और कहा कि अब आपको मैं आप नहीं तुम कहूँगा। आज से हम दोस्त जो हो गए। हाँ, एक अनुरोध मैं ज़रूर आपसे करूँगा कि मेरी गैर मौजूदगी में बेचारी मल्लिका बोर होती रहती है, तुम इसका ख्याल रखना। मल्लिका और अमर के मन में अनूप से मिलने से पहले जो एक अनजाना खौफ था वह पूरी तरह निकल गया था। इसके बाद तो जैसे अमर और मल्लिका स्वच्छंद आकाश में विचरण करने वाले पक्षी के जोड़े ही हो गए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनकी अपनी जो सीमा थी उसका कुछ ख्याल ही ना हो। उन्हें अनूप आता भी तो वह कभी कुछ नहीं बोलता। दरबान के बताने पर ही मैम साहब तो अमर बाबू के साथ कहीं गई हैं, उस पर कोई असर नहीं होता। एक तरह से अमर के आ जाने से अनूप को सुकून ही मिला था। अमर की नौकरी लगी अभी 6 महीने ही भी नहीं हुए थे कि एक दिन जब वह ऑफिस से लौटा तो एक चमचमाती लाल रंग की मारुति में सवार होकर आया। कार को ले जाकर सीधे मल्लिका के पोर्टिको में पार्क कर वहीं से उसने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, और वह तब तक हॉर्न बजाता रहा जब तक कि मल्लिका भागती हुई बाहर नहीं आ गई। मल्लिका ने अमर को ड्राइविंग सीट पर बैठे देखा तो बोल पड़ी, भाई, बहुत सुंदर गाड़ी है, कहाँ से उड़ा लाए? ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे ही अमर का टाका गूंज पड़ा था। भाई वाह, अब मैं आपको चोर भी लगने लगा हूँ। खैर, कार चोरी की ही सही। जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, थोड़ा सैर सपाटा हो जाए। पहले उतरो तो सही, चलकर बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। नो, आज तो घूमना फिरना और चाय खाना सब बाहर ही होगा। ओके, बोलकर अभी मल्लिका मुड़ने को हुई थी कि अमर की आवाज़ उसके कानों से टकराई, मैं घड़ी देख रहा हूँ, बस 5 मिनट में आ जाओ। और सचमुच 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि मल्लिका आकर आगे की सीट पर बैठ गई थी। उसके कार में बैठते ही अमर ने कार स्टार्ट कर दी और फिर कुछ ही देर में कार हाईवे पर तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। हाँ अमर, तुमने बताया नहीं कि यह कार किसकी है? अपनी है यार, और किसकी हो सकती है? एक क्लाइंट ने गिफ्ट की है, उसका करोड़ों का मामला मेरे पास रुका हुआ था, उसे क्लियर करवा दिया और बस उसने यह कार गिफ्ट कर दी। गिफ्ट या रिश्वत?
अब तुम जो भी समझो, लेकिन आज का जमाना इन गिफ्टों का ही तो है। मल्लिका आश्चर्य से बोली, यह तुम कह रहे हो अमर? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे जैसा आदर्शवादी कभी रिश्वत की बात सोच भी सकता है। आदर्शवादी? माय फुट, अब रहने भी दो इन बातों को मल्लिका। इतने अच्छे माहौल को फजूल की बातों में ज़ाया करने से बेहतर है कि हम दोनों कहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। और फिर पास के ही एक बड़े से रेस्टोरेंट में गाड़ी रोक दी थी अमर ने। रात 9 बजे के आसपास दोनों सैर सपाटे के बाद वापस लौटे थे। फिर मल्लिका अमर से यह कहकर कि वह फ्रेश होकर उसके पास आ जाए, आज खाना दोनों साथ ही खाएंगे, अपने बंगले में चली गई। अंदर किचन में अमर की पसंद की चीज़ें बनाते बनाते मल्लिका इस बदले हुए अमर के बारे में सोचती रही। प्रत्यक्ष अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बावजूद मल्लिका को यह यकीन कर पाने में कठिनाई हो रही थी कि उसके अपने अमर ने सचमुच में रिश्वत ली है। 10 बजते बजते खाना बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अमर अभी तक वापस नहीं आया था। फिर भी वह बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी थी। घड़ी की सुई अपनी रफ्तार से बढ़ती हुई 11 पर पहुंची तो मल्लिका के सब्र का बांध टूट गया और वह तेजी से आउट हाउस की ओर बढ़ गई। आउट हाउस का दरवाजा खुला हुआ था। अमर पर नजर पड़ने के साथ ही मल्लिका को लगा जैसे वह आकाश से जमीन पर आ गिरी हो। अमर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा आराम से शराब की चुस्की ले रहा था और उसकी उंगलियों के बीच जलती सिगरेट फंसी थी। अमर की नज़र मल्लिका पर पड़ी तो एक पल को वह हड़बड़ा गया, लेकिन तुरंत खुद को सामान्य करता खड़ा होकर बोला, अरे मल्लिका, मैं तो खुद आने वाला था। खैर, आ ही गई हो तो आओ, बैठो ना। तुम लोगों की सोसाइटी में शराब पीना तो आम बात है। इस समय तुम मेरा साथ दो तो यह मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी। मल्लिका ने घूरते हुए उसकी ओर देखा, फिर बोल पड़ी, छी, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पास ऐसा घटिया प्रस्ताव रखते हुए? अमर, तुम बदल गए हो, पूरी तरह बदल गए हो। मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम वही पहले वाले अमर हो। हाँ मल्लिका, तुम ठीक कह रही हो। होठों पर व्यंग भरी मुस्कान लाकर अमर बोला, मैं सचमुच में वह पहले वाला अमर नहीं रहा। पर सच बात तो यह है कि अगर मैंने खुद को बदला नहीं होता तो आज ये अमर तुम्हारे सामने भी नहीं होता। सड़कों पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ चुका होता और फिर अपने साथ हुए एक एक अत्याचार को मल्लिका के सामने वह उगलता चला गया। जानती हो, मेरी योग्यता पर्याप्त होकर भी मेरा साथ नहीं निभा पाई थी। हर बार भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेता, लिखित में सफल भी होता, लेकिन साक्षात्कार में छांट दिया जाता। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मेरी सरकारी नौकरी की उम्र भी उसी गति से पीछे छूटती जा रही थी। हार कर मैंने चपरासी पद के लिए भी आवेदन किया, पर वहां भी पता चला कि उस पद पर नियुक्ति के लिए 25 से 30 हजार रुपए की मांग की जा रही है। मैं एक गरीब किसान का बेटा ठहरा, सो उतने रुपए भी कहां से दे सकता था। जायदाद के नाम पर मात्र 2 एकड़ जमीन और एक झोपड़ी नुमा घर था। मैं चाहता तो कुछ जमीन बेचकर उस नौकरी को हासिल कर सकता था, लेकिन बार बार मेरा आदर्श आड़े आ जाता था। इसके बाद भी संघर्षों का लंबा सिलसिला जारी रहा था। इसी दौरान मैंने सेल टैक्स अफसर के लिए लिखित परीक्षा पास कर ली और जब मौखिक परीक्षा में शामिल होने का बुलावा आया तो मेरे एक दोस्त ने समझाया था, देख अमर, अपने आदर्श के सहारे तो तू जीवन में कभी भी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकेगा। अरे 2 एकड़ जमीन तो है ना तेरे पास, उसे बेचकर 2.5-3 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे। मेरे एक दोस्त के चाचा बोर्ड के मेंबर हैं, तू कहे तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ, लेकिन इतना तय है कि बगैर रिश्वत के नौकरी मिलने से रही। तो तू क्या चाहता है, मैं रिश्वत देकर नौकरी प्राप्त करूँ? क्या इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की है? मेरे इन प्रमाण पत्रों का कोई मूल्य ही नहीं। अमर, हमारे देश का आज जो सिस्टम है उसमें तेरे इन कागजों के टुकड़े का सचमुच कोई मूल्य नहीं है। अगर मूल्य है तो सिर्फ कागज के नोटों का। देख यार, समझने की कोशिश कर। आज दौड़ का जमाना है और इस दौड़ में वही जीत सकता है जिसकी जेब में खनक हो। अरे तेरे बाबूजी ने कितने सपने देखे होंगे तुझे पढ़ाने के क्रम में। सोचा होगा कि कल को मेरा बेटा जब किसी अच्छी नौकरी में आ जाएगा तब सारी दुख तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे बाबूजी का सपना पूरा हो? मेरी राय है कि तुझे किसी भी तरह इस नौकरी को हासिल कर लेना ही चाहिए। यार, धारा के विरुद्ध तैरने वाले लोग अधिकतर डूब जाया करते हैं,
इसलिए समझदारी इसी में है कि धारा के साथ तैरते हुए खुद को किनारे लगा ले। अरे एक बार ये नौकरी तेरे हाथ आ गई ना, तो समझ ले कि कुछ ही दिनों में अपनी गई हुई जमीन से कई गुना अधिक जमीन हासिल कर लेगा। इस नौकरी के चक्कर में मेरी 2 एकड़ जमीन तो बिक ही गई, साथ ही घर भी गिरवी रख दिया। अब जब मैंने अपने पिता की सारी जायदाद इस नौकरी के लिए दांव पर लगा दी, तो उसको वापस लाने के लिए इस भ्रष्ट सिस्टम से मुझे हाथ तो मिलाना ही था। इस प्रकार अपने अतीत को शब्द दर शब्द मल्लिका के सामने बयां कर आवेश में अमर बोला, मैं क्या था मल्लिका, और क्या हो गया? मेरे पास एक ही तो पूंजी थी, आदर्श और ईमानदारी की। उस पूंजी को भी मैंने इस सिस्टम के दलालों के हाथों बेच दिया। आज जो अमर तुम्हारे सामने खड़ा है, यह वह अमर नहीं है जो कभी खुद को सितारों के बीच स्थापित करने के लिए ऊंची छलांग लगाया करता था। मैं मर चुका हूँ मल्लिका, पूरी तरह मर चुका हूँ। और तुम्हारे सामने जो यह हार्ड मास का अमर खड़ा है, उसके सीने में ना तो दिल है, ना धड़कन, और ना ही कोई संवेदना। बस एक लाश बनकर रह गया हूँ मैं। उसकी कहानी सुनकर मल्लिका की आंखें भी सजल हो गईं। जब उसने देखा कि अमर फिर से पैक बनाने जा रहा है, तो आगे बढ़कर उसने उससे गिलास छीन लिया और मेज पर रखती हुई बोल पड़ी, नहीं, मैं तुम्हें अब एक बूंद भी पीने नहीं दूंगी। तुम अपना गम बुलाने के लिए शराब का सहारा लेते हो, तो लो, आज मैं तुम्हारा सहारा बनने को तैयार हूँ। मैं हर तरह से खुद को तुम्हारे आगे समर्पित करती हूँ। और इसके साथ ही वह किसी बेल की तरह अमर से लिपट गई थी। अमर अपने होशो हवास में नहीं था। ऊपर से वर्षों की उसकी चाहत मल्लिका सदैव उसके आगोश में थी। मौका भी था और माहौल भी। एक बार संयम का बांध टूटा तो दोनों ने उसके प्रवाह में दूर तक बहते चले गए। जब तंद्र टूटी तो अमर को लगा कि जैसे उसके आदर्श के दामन पर एक और धब्बा लग गया, एक ऐसा धब्बा जिसे शायद कई जन्म लेकर भी वह मिटा नहीं पाएगा। फिर तो एक झटके से मल्लिका की देह से अलग होकर वह सीधे अपने बेडरूम में चला गया और बिना कुछ बोले अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इधर मल्लिका को ऐसा लग रहा था जैसे जीवन में पहली बार उसने कोई बड़ी जीत हासिल की है। अचानक जब दरवाजा बंद होने की आवाज उसके कानों में समाई, तो जैसे उसके प्राण ही हलक में आ गए थे। एक तो अमर नशे में था, ऊपर से ठहरा व घोर संवेदनशील इंसान। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले वाली घटना को अपना गुनाह मानकर किसी प्रायश्चित को अंजाम देने की ठान ले। इस सोच के साथ ही भागकर मल्लिका उसके बेडरूम के दरवाजे को बेतहाशा पीटने लग गई। तभी उसके कानों में बाहर से आती कार के हॉर्न की आवाज समाई। वह समझ गई कि अनूप लौट आया है। तत्काल किसी फैसले की स्थिति पर ना पहुंचते हुए भी उसके पैर अपने आप बंगले की ओर दौड़ पड़े थे। मल्लिका एक पत्नी की जिम्मेदारी को किसी मशीन की तरह पूरी करती रही। देह से वह अनूप के पास थी, लेकिन उसका मन अमर से अटका रहा। सारी रात आंखों ही आंखों में कट गई। वह जानती थी कि सुबह का सूरज अनूप के लिए अक्सर निमंत्रण समान ही होता है। सचमुच सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर अनूप निकल गया। इसके बाद अभी वह अमर के पास जाने की सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे से अंदर आते अमर पर उसकी नजर पड़ी। उसे देखकर राहत की सांस ली मल्लिका ने कि चलो, अमर सही सलामत तो है। अमर के उतरते हुए चेहरे को देखकर किसी अनहोनी की आशंका से मल्लिका का मन कांप उठा था। अमर के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई फैसला करके आया है। जमीन की तरफ घूरते हुए अमर ने बगैर होंठ खोले एक चाबी मल्लिका की ओर बढ़ा दी थी। मल्लिका की नज़र जब चाबी पर पड़ी, तो जैसे एक तरह का पागलपन उस पर सवार हो गया और वह चीख चीख कर बोली, हाँ हाँ, चले जाओ यहाँ से, अभी चले जाओ। पर एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि तुम अपने मुंह से सिर्फ इतना कह दो कि मुझसे प्यार नहीं करते। अमर मायूस आंखों से सिर्फ उसका चेहरा ही देखता रह गया। अमर, कल वाले जिस हादसे को तुम पाप समझ रहे हो, मेरे लिए तो बस वे ही चंद लम्बे पूरे जिंदगी की उपलब्धि है। नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी तुम्हें यहाँ लाने की, या तुमसे पुनः वही कॉलेज के दिनों वाली आत्मीयता बढ़ाने की। खैर, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर याद रखना तुम मेरे भीतर हमेशा जीवित रहोगे। इसके बाद अमर खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने मल्लिका को ऐसे अपने बाहों में जकड़ लिया जैसे अब शायद मौत भी उन दोनों को जुदा नहीं कर पाएगी। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।